सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइसुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी अहम खबर आई कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बड़े बेटे हसन नवाज बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए। हाँ, काफ़ी ताज्जुब की बात है क्योंकि हम उन्हें कंसिडर करते हैं 22 फैमिलीज़ में से एक। मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जो नॉर्मली अगर आप पाकिस्तान में बात करें कि जी कोई दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया है या किसी ने जो है बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया, तो जहन में यही आता है कि अब बस सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं और अब बस आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही है। रोड पे खड़ा हुआ है कशकोल लेके, इस तरह का एक इमेज दिमाग में आता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत इमेज है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि जो बैंकरप्सी डिक्लेयर करने का मामला है, ये बरतानवी कानून के हवाले से ये क्या मामला है और इसके पीछे जो सच्चाई है वो क्या है। ये फैसला बरतानिया के टैक्स और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की जानिब से दायर किए गए केस में आया है और हैरान कुन बात यह है कि ये दिवालिया या ये बैंकरप्सी इसका ऐलान ऐसे वक्त पर आया है जब इनके चचा वज़ीर आज़म के ओहदे को संभाले हुए हैं। और ये कहानी काफ़ी दिलचस्प इसलिए भी है कि अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक हसन नवाज़ एवनफील्ड हाउस में रहते हैं, वही इमारत जिस पर पनामा पेपर के केसेस में सवाल उठाए गए थे। ये वही प्रॉपर्टी है जिसके बारे में शरीफ ख़ानदान कभी भी मुकम्मल वजाहत नहीं दे सके थे। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इस ख़रीदारी के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी ताज्जुब का इज़हार किया था। और अब टैक्स पे करने का वक्त आया है तो दिवालिया का ऐलान हो गया है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो दिवालिया होने का जो अमल है वो क्या है और इसके पीछे सच्चाई क्या है। तो नाज़रीन, अगर आप देखें बरतानिया में ये अमल बहुत आसान है। आप ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं और सिर्फ 680 पाउंड्स की अदायगी करने के बाद आपका ये बैंकरप्सी डिक्लेयर करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये ज़रूर आता है कि एक शख्स जो कि लंदन के बड़े प्राइम इलाके में रहते हैं और वो क्या मामला पेश आया कि वो उनको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। नाज़रीन, इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि पिछले साल मार्च में ही हसन नवाज़ को पाकिस्तान की एहतसाबी अदालत ने एवनफील्ड अपार्टमेंट के और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के और अल-अज़ाइज़ा स्टील मिल के केसेस में बरी कर दिया था। यानी एक तरफ पाकिस्तान में बरी हो गए हैं लेकिन दूसरी तरफ लंदन में दिवालिया हो गया है। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल अरीबा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में माहिर कानून बैरिस्टर फ़हाद सुल्तान, जो कि बरतानवी कानून को काफ़ी नज़दीक से जानते भी और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल नेचर के केसेस बरतानिया में ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया फ़हाद साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच मोइज़ फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बिल्कुल। सबसे पहले फ़हाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ज़रा आप हमारी ऑडियंस को आगाह करें कि बैंकरप्सी लॉज लंदन में क्या हैं और एग्जैक्टली अगर कोई बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है तो उसका क्या मतलब है। क्योंकि यहाँ तो लोगों के तस्वुर में यही आता है कि वो शख्स रोड पर आ गया, उसके पास 1 रुपया नहीं बचा। तो क्या इसी किस्म का तासुर है या एक्चुअली क्या मतलब है बैंकरप्सी का? जी देखिए, बैंकरप्सी जो लॉज हैं वो पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो मतलब ब्रिटिश नहीं बनाए थे, क्योंकि हमारे भी जो कंपनी एक्ट जो 2016 का है उसमें भी जो है हमारे जो दिवालिया का जो कॉन्सेप्ट है जिसको बैंकरप्ट बोला जाता है वो भी बरतानी जो लॉज है उन्हीं के उसमें बना हुआ है। इंग्लैंड में जो है इंसॉल्वेंसी एक्ट है 1996 का, जिसमें बेसिकली उन लोग के बहुत ज्यादा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके हवाले से जो है वो लोग बोलते हैं कि अब जो है आपके डेट जो है उनके रीपेमेंट में जब मसले होते हैं तब जाके जो है वो आपको एक बैंकरप्सी की जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं। और ये वाला जो केस है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं हसन नवाज का जो केस है, इसमें भी मतलब ये है कि उनकी टैक्स लायबिलिटीज की वजह से ही जो है ये प्रोसीडिंग्स शुरू की गई हैं। अच्छा, इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है वहाँ पे अलग अलग जो है आपके जिन लोगों को आप पैसे ओ करते हैं, जो आपका कर्ज होता है या कोई भी डेट आप ओ करते हैं, वो आपके खिलाफ इनिशिएट कर सकते हैं। और इस केस में जो है HMRC, जो कि हमारे यहाँ पे जिस तरह FBR करता है उस तरीके से वहाँ पे भी जो है HMRC जो उनका होता है, जिनकी टैक्स लायबिलिटीज होती हैं, वो ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं, जिसको जो है बैंकरप्सी पिटिशंस बोलते हैं। और जो है ये हाई कोर्ट में भी इनिशिएट करते हैं वो लोग, काउंटी कोर्ट्स में भी इनिशिएट करते हैं।
और इसके बेसिस पे वो लोग जो है फिर बैंक्रप्सी ऑर्डर जो इनिशिएट कर देते हैं जी एक। और यहाँ पे भी जो है पाकिस्तान में भी इस तरह होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी होती है, अगर कंपनी जो है अपने डेट्स जो है वो दे नहीं पाती, फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर बैंक से जो है अगर कोई करोड़ रुपए 10 करोड़ व्हाटएवर द अमाउंट अगर उन्हें जो है डेट लिया हुआ है, अगर वो नहीं दे पाते तो फिर कोर्ट जो है उसमें जो है अगर वो लोग जो बैंक है अगर वो कोर्ट जाके उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं या वो कंपनी खुद भी अगर बैंक जाके अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कराना चाहते हैं तो उस केस में भी बैंकरप्सी ऑर्डर आ जाता है और उसमें फिर एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जो कि सारे आपके जो मामलात होते हैं, जो आपका घर होता है या आपके कोई भी बैंक अकाउंट में जो भी कोई अमाउंट होता है उनको कंट्रोल में लाके जो भी डेट होता है उसको रियलाइज करते हैं जी। अच्छा बैरिस्टर साहब, आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि जो ब्रिटिश टैक्स लॉ है और जब आपने इंसॉल्वेंसी एक्ट की बात की उसमें अगर आप एक दफ़ा बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद आप डायरेक्टर नहीं रह सकते कंपनी के, तो हसन नवाज तो हैं कंपनीज के डायरेक्टर्स, तो इस पे उनके स्टेटस पे इसका असर पड़ेगा? इनफैक्ट जस्ट टू बी एग्जैक्ट अक्टूबर 2023 के अंदर ही उनको एक नई कंपनी का MNH सप्लाईज के नाम से इस कंपनी का भी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था। तो आप इस सवाल के साथ ये सवाल भी जोड़ लें कि क्या अक्टूबर 2023 में वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को मीट नहीं कर पा रहे तो शायद उन्हें बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़े? देखिए उनने खुद ने बैंकरप्सी इसमें डिक्लेयर नहीं की है, उसमें इसमें हुआ ये कि HMRC की कुछ टैक्स लायबिलिटीज थी जिनका उनने जो है जो प्रोसीजर और जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से HMRC आपको एक नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के बाद आपको जो है 21 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब देना पड़ता है। या तो आप बोलते हैं कि मैं आप टैक्स दे रहा हूँ, ये वाला टैक्स अमाउंट है, या तो आप उसको डिस्प्यूट करते हैं। अब इस केस में हम लोग को अभी इसमें वाजे नहीं है कि उनने किस तरीके से अपनी जो है कंडक्ट को पेश किया है। तो हुआ ये कि उनने फिर जो है बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स HMRC ने शुरू की हैं इस पे। अब होता ये कि जो मुईज साहब ने जो सवाल पूछा है कि बिल्कुल डायरेक्टर वो नहीं रह सकते बाकी कंपनीज के, इनफैक्ट इसमें HMRC के पास दूसरे भी पावर्स हैं जो हमारे यहाँ पे जो स्टे ऑर्डर जिसको बोलते हैं, जो फ्रीज अकाउंट बोलते हैं जिसको, वो भी उनके पास इख्तियार है। और जो है ये अभी देखना होगा इसमें, क्योंकि ये जो बैंकरप्सी ऑर्डर होता है इसकी वैलिडिटी जो होती है वो तकरीबन 12 महीने की होती है और 12 महीने के अंदर अंदर जो अभी उन लोगों ने जो है जो एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया है, जो हमारे यहाँ पे लिक्विडेटर बोलते हैं जिसको, वहां पे भी लिक्विडेटर बोलते हैं, बट वो आगे जाके स्टेज में आता है। अभी जो है इनिशियल स्टेजेस ऑफ बैंकरप्सी में जो होता है उसको ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं। ऑफिशियल रिसीवर जो है वो सारे मामलात को अभी देखेगा और वो जरूर इसका जायजा लेके जो है अभी जो है अपना रिपोर्ट वापस कोर्ट में सबमिट करेगा और जो है अभी देखना होगा कि जो है इनकी लीगल टीम किस तरीके से लेके चलती है। अच्छा, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बताया कि ये प्रोसीडिंग्स HMRC ने इनिशिएट की, तो क्या हसन नवाज साहब के पास इसमें राइट ऑफ अपील होगा कि वो क्लेम कर सके कि जी नहीं मैं तो ये टैक्स लायबिलिटी भरने लगा था, ये प्रोसीडिंग्स जो है ये खिलाफ कानून मेरे खिलाफ इनिशिएट की गई हैं, तो राइट ऑफ अपील उनके पास मौजूद है? क्या लीगल रिकॉर्ड्स हो सकता है इस हवाले से उनके लिए? जी बिल्कुल इस तरह से होता है कि देखिए अभी ये जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट में ये इनिशिएट किया गया है, जिसका मतलब ये कि हाई कोर्ट में तब टैक्स की लायबिलिटी और ये जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स तब शुरू होती हैं अगर 5000 पाउंड से अगर ज्यादा हो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आप वो करते हैं, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में स्टार्ट होता है, वरना ये काउंटी कोर्ट में भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि क्योंकि ये जो अभी हाई कोर्ट में अभी इनिशिएट हुआ है तो इसका जो राइट ऑफ अपील जो कि 21 दिन तक का आपके पास टाइम होता है, 21 दिन के बाद जो आप कोर्ट ऑफ अपील बोला जाता है, वहां पे कोर्ट ऑफ अपील में आप अपील कर सकते हैं। अगर आपका 5000 पाउंड से अगर कम होता है तो आप काउंटी कोर्ट में स्टार्ट होता है, उसमें भी राइट ऑफ अपील जाहिर है हाई कोर्ट में होता है उसमें। जी सही। और फहद साहब लास्टली लेकिन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि इस केस का क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ केसेस थे जिनमें उन्हें बरी कर दिया गया था, उनके और भी लीगल इंटेंगलमेंट्स हैं पाकिस्तान में, तो उस हवाले से क्या इम्पैक्ट होगा? और वैसे इन जनरल क्या पाकिस्तान में इस केस की बुनियाद पर कोई फर्दर प्रोसीडिंग उनके खिलाफ की जा सकती है? देखिए हर जुरिस्डिक्शन की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो उस जुरिस्डिक्शन की हद तक ही रहती है, बट हैविंग सेड दैट हर लीगल केस की जो है कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं जो कि जाहिर है एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और अभी इनका करंटली इनकी गवर्नमेंट भी है, इनकी फैमिली की ये खुद बाजार तो है नहीं इसमें, बट ये है कि इनकी इम्प्लीकेशंस जो है पॉलिटिकल हो सकती हैं पाकिस्तान में। लीगली मुझे जो है इसमें नहीं लगता कि कुछ हो सकती होंगी पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, में ज्वाइन किया और अपनी राय दी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि दिवालिया अगर कोई डिक्लेयर कर दे तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो सड़क पे आ जाएंगे, बल्कि कुछ मैटर्स होते हैं इंसॉल्वेंसी एक्ट
जैसे बैरिस्टर साहब ने बताया कि वो क्या मामलात होते हैं कि जिसकी बुनियाद पे ये केसेस इनिशिएट किए जाते हैं, और इसके बाद आगे अगर कोई दिवालिया डिक्लेयर करता है अपने आप को तो उसके बाद किस तरह फाइनेंशियल मैटर्स प्रोसीड किए जाते हैं। और भले इस केस के बारे में हमें इस वक्त कंप्लीट नॉलेज ना हो, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि $5,000 से ज़्यादा की टैक्स लायबिलिटी थी हसन नवाज़ के ऊपर जो उन्होंने नहीं फुलफिल की, और इस वजह से अब उन्हें कोर्ट जाना पड़ा है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेंगे, लेकिन आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया हसन नवाज़ के केस की क्या इम्प्लिकेशंस हैं और असल में फैक्ट्स हमें पता क्या हैं अभी तक। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी के बारे में। अमेरिका में फूड ग्रोथ का एक क्राइसिस है। मोइज़ रहमान हमें बताएंगे कि वो क्या है और उसमें क्या तफसीलात हैं। अजी, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि यूएस जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उन्होंने कहा है कि 2022 से 2024 तक कोई भी ऐसा डिफेंस बिल कांग्रेस ने मुस्तरद नहीं किया, लेकिन उसी असना में पिछले पूरे एक साल में एग्रीकल्चर का कोई बिल भी यूएस कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया। अब हमें ये देखना है कि इसका अमेरिका की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है या अमेरिका पे एज ए सोसाइटी उनके एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नाज़रीन, इसका इतना भारी इम्पैक्ट है कि बेसिकली अमेरिका के पास 1 अरब एकर्स की ज़मीन है तकरीबन, जिस पे वो फार्मिंग कर सकते हैं, और उनकी जो अपनी पॉपुलेशन है वो 300 मिलियन से ज़्यादा है। तो एक पर पर्सन जो है ऑन अ कैपिटल समझे उसको 3 एकड़ ज़मीन आप कह सकते हैं उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की नीड्स एग्रीकल्चर नहीं पूरी हो रही है। उसकी बुनियादी वजह है कि नाज़रीन, जो अमेरिका का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज़ अ वेरी कैपिटलिस्ट नेचर सेक्टर, जो प्रायोरिटाइज करता है बिग कंपनीज़ को कि वो कॉर्न और जो है सोयाबीन और वीट जो है वो उगाएं एक्सपोर्ट के लिए, और उस पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है ताकि जो बिग कॉरपोरेशंस हैं वो अमेरिका से ये चीज़ें एक्सपोर्ट करें ताकि वो ज़्यादा पैसे बना सकें। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि उनके जो बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं सब्ज़ियों और फलों के वजह से वो उनके डोमेस्टिकली नहीं पूरी हो रही हैं जो है। और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जब आप कॉर्न ऑयल और ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, इसका बुनियादी सेहत पे भी वहाँ की लोगों पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि कॉर्न ऑयल और सोयाबीन से वो चीज़ें ज़्यादातर बनती हैं जो कि मुज़र सेहत इंसान के लिए होती हैं, जैसे जंक फूड और इस तरह की। तो एक तो ओवर रिलायंस इसकी क्रॉप्स, वहाँ की पॉपुलेशन की ज़िंदगियाँ भी इससे जो है वो असर हो रही हैं, और गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा सब्सिडी भी दे रही है। तो किसी भी एक चीज़ की ज़्यादा काश्त उस ज़मीन को उसकी सॉइल डिप्लीट कर रही है। और नाज़रीन, ये जो कॉर्न ऑयल और सोयाबीन दे आर वेरी वल्नरेबल टू पेस्ट, तो अमेरिका के जो है दे आर गेटिंग मोर एक्सपोज टू पेस्ट विच कैन क्रिएट अ बिग इन्वायरमेंट डिज़ास्टर फॉर देम एज वेल। यहाँ आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा है कि साइंस में भी मोनोकल्चर जब आप करते हैं एक ही क्रॉप बार बार लगाते हैं तो उसमें सॉइल की अपनी भी न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ड्रेन होती हैं, एंड देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसमें कोई और चीज़ लगाएं। लेकिन जैसे पाकिस्तान में हमारे कुछ इस तरह के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कि हम एक ख़ास किस्म की क्रॉप लगाएं तो उससे दोबारा सॉइल रिप्लेनिश हो जाएगी। तो डू यू थिंक कि अमेरिकन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी इन चीज़ों के बारे में सोच रही है, या वो फुल ऑन GMOs की तरफ जा रही है? एक्चुअली वो GMO पे उनका फोकस इतना ज़्यादा है बिकॉज देयर इकोनॉमी इज़ अ वेरी, जिस तरह बिग फार्मा भी किस तरह वो केटर करते हैं, तो एग्रीकल्चर में भी वही हिसाब है। और अब इसका इम्पैक्ट नाज़रीन ये हुआ है कि सिर्फ 2024 में जो फार्मिंग सेक्टर है उसकी जो इनकम्स है वो तकरीबन 40% की गिरावट आ चुकी है, और 2017 से लेकर 2022 जो कि USDA जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसके मुताबिक सिर्फ जो न्यूयॉर्क का रीजन है उसमें नाज़रीन 2783 फार्म्स बंद हो गए हैं, जो कि तकरीबन 3,67,000 एकर्स ऑफ फार्मिंग लैंड है उस पर अब फार्मिंग नहीं हो रही। तो नाज़रीन, अब इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रही है और इसका क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट आएगा। और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कि जो अमेरिका की अपनी फ्रूट कल्टीवेशन में ग्रोथ है पिछले साल वो सिर्फ 1.2% रही, और एक जो बहुत बड़ी इसमें जो इनएफिशिएंसीज आ रही हैं कि क्योंकि फ्रूट ग्रोथ और वेजिटेबल ग्रोथ को गवर्नमेंट वहाँ सपोर्ट नहीं कर रही, तो वहाँ पे तकरीबन 30 से 40% क्रॉप जो ऑलरेडी स्लो ग्रोइंग क्रॉप मतलब बहुत आहिस्ता से ग्रो हो रही है वो 30 से 40% ज़ाया हो जाती है प्रोडक्शन
स्टेज पे और वो कंजम्पशन मार्केट तक पहुंचती ही नहीं है। तो अब ये वेस्ट से ना सिर्फ आपकी जो है इन्फ्लेशन ऊपर जाती है क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, बल्कि नाज़रीन ये जो वेस्ट होते हैं इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी बनती हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए ख़ुद बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और क्लाइमेट चेंज तो अभी बहुत बड़ा मसला बनने बिल्कुल, वाला है। COP29 भी इस वक्त हो रही है, पूरी दुनिया परेशान है कि क्लाइमेट चेंज का इस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और नाज़रीन अब ये जो है हमने ये तो खैर एक जनरल बात है कि जो एक्सट्रीम वेदर है उससे फ्लड्स आते हैं और ड्राउट्स, और इससे और ज़्यादा ट्रंप की प्रेसिडेंसी का भी काफ़ी गहरा ताल्लुक है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से अब क्या होगा। मतलब आप देखें ना, दिस इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो सिरे से ही जो है इनकार करते हैं क्लाइमेट चेंज कोई चीज़ हो। और यहाँ पे एक क्लाइमेट चेंज अमेरिका की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इस वजह से ज़्यादा मुतासिर करिए कि अमेरिका की जो मेजॉरिटी जो क्रॉप्स हैं वो रेन फेड क्रॉप्स हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के साथ गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बारिशों का जो सिस्टम है वो कम होता जा रहा है अरसा, और इससे ग्राउंड वाटर टेबल भी नीचे जाता रहा है। तो बेसिकली उससे यूएस के एग्रीकल्चर की जो ज़मीन की भी मुतासिर हो रही है, उनकी आउटपुट भी मुतासिर हो रही है। और नाज़रीन जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और ह्यूमिडिटी से पेस्ट एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, सॉइल हेल्थ डिक्रीज़ होती है, और बेसिकली इससे और ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इज़न्ट इट वेरी अनफॉर्चुनेट कि वही अमेरिका हु इज़ एट द फोर फ्रंट ऑफ फंडिंग वॉर्स एंड फंडिंग मेडलिंग इन दी मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज, जब स्पेस वॉर की वजह से और फलानी डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से अमेरिका में काफ़ी इनोवेशन होती थी, क्रिएटिविटी थी, कंप्यूटर ईजाद वहाँ हुआ, किस तरीके से इंटरनेट हुआ, इंटरनेट की प्रॉस्परेशन और जिस तरीके से वो फैला प्रोपेगेशन जिस तरह दुनिया में, वो सब अमेरिका से हुआ। लेकिन अब ये सारी इनोवेशन और क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न और बहुत बड़ी एग्जाम्पल हम ये भी देख रहे हैं कि G20 समिट में इस वक्त अमेरिका की उतनी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है जितनी पहले थी, और अमेरिका इज स्लाइटली बीइंग रिप्लेस्ड बाय चाइना। अब बात करते हैं G20 समिट के बारे में। 20 इकॉनमीज पूरी दुनिया की इस वक्त गैदर हुई हुई हैं ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में ये G20 समिट शुरू हो गया था मंडे के दिन, लेकिन ट्यूसडे मिड डे तकरीबन उसके भी बाद आफ्टरनून के बाद तक तमाम ये जो लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स इन 50 ग्लोबल इकॉनमीज़ के, ये मौजूद रहेंगे मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ उनका रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया था लूला दा सिल्वा ने, जो इस वक्त ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जो दुनिया की 85% इकॉनमी को जो है वो इनका इकॉनमी का इन्हिसार इन कंट्रीज़ के ऊपर होता है। यही फैसला करती हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस की जो भी बड़ी बड़ी बातें हो जाएं COP29 में, असल में पैसा कहाँ से आना है और कितना आना है और किसके लिए जाना है, ये तमाम इन G20 कंट्रीज़ के हाथ में ये फैसला है, और इनमें जाहिर सी बात है इंडिया शामिल है और हम नहीं हैं। यहाँ मज़ीद आपको बताते चलें कि नाज़रीन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम बयान दिए हैं कि टैरिफ्स वो बढ़ा देंगे और किस तरीके से उनका क्लाइमेट चेंज के ऊपर रद्द अमल होगा, तो ये तमाम G20 कंट्रीज़ काफ़ी डर गई हैं कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप को जस्ट बिकॉज अमेरिका इज़ द सुपर पावर वो लीडरशिप पोजीशन नहीं दे सकते जो पहले देते थे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि 2018 से अब तक पहली दफ़ा UK के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की है। लास्ट टाइम ये किया था टेरेसा मे ने, लेकिन अब कीर स्टारमर ने शी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि हम एक स्ट्रॉन्ग UK चाइना रिलेशनशिप को बहाल करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि ये इस वक्त एक ऐसा मामला है कि क्लीन एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये तमाम वो एवेन्यूज़ हैं जिसमें चाइना और UK को कोऑपरेट करना चाहिए। UK जो अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है, अब अपना बेस्ट फ्रेंड बदल के चाइना के साथ दोस्ती करना चाहता है। चाइना की एक्चुअली बड़ी एक ड्रामेटिक हिस्ट्री रही है कि उन्होंने पोल्यूशन जिस तरह मामलात और स्मॉग बीजिंग में उसके इंडेक्स को काफ़ी नीचे लेके गए ओवर द इयर्स, और चाइना हैज़ एक्चुअली वर्कड वेल ऑन क्लीन एनर्जी और क्लीन एनवायरनमेंट। दैट्स वेरी ट्रू। उसके अलावा लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है कि क्लाइमेट चेंज के लिए अब स्पीयरहेड नहीं कर सकता यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स के ओवल ऑफिस में एक ऐसा प्रेसिडेंट आने वाला है जो यकीन ही नहीं रखता कि क्लाइमेट चेंज एक असली चीज़ है। और हम देख रहे हैं कि चाइना स्लाइटली और ग्रेजुअली अपना रोल एज अ पीस पार्टनर भी सॉलिडिफाई कर रहा है, और ये हमें इसमें नज़र आता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया को एक टेबल पर लाने वाला चाइना था, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस वीक को हम जब आगे लेकर जाते हैं इसी सिमिलर इशू के ऊपर, तो हम देखते हैं कि G20 समिट में यूक्रेन की वॉर के हवाले से भी जो भी बातें चल रही हैं वो चाइना लीड कर रहा है उस कॉन्वर्सेशन को, ना कि अमेरिका। और इनफैक्ट एक वेग बट अल्बीट अ कॉल फॉर पीस ये भी की गई थी। और जो बाइडेन का ये कहना है, जो बाइडेन का जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन है G20
G20 समिट के हवाले से, वो कुछ इस तरह की है कि उनको एक सिटिंग डक की तरह कहा गया है कि जो बाइडन का तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले सकते, ना तो किसी किस्म का उनके ऊपर प्रेशर है कि वो लीड करें G20 समिट को। उनकी लीडरशिप अब रिप्लेस हो गई है शी जिनपिंग। बिल्कुल, और शी जिनपिंग आप देखें, अगर आप ब्रिक्स समिट को याद करें एंड उसमें भी चाइना का एक पार्टनर ऑफ पीस। नाज़रीन, दुनिया का नक्शा बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका में और ये एक ऐसे शख्स हैं जो क्लाइमेट चेंज पे यकीन ही नहीं रखते। और G20 का समिट भी हो रहा है, और G20 ये वो तमाम 20 कंट्रीज़ हैं जो ना कि सिर्फ 85% इकॉनमी दुनिया की संभालती हैं, लेकिन 80% कार्बन एमिशंस भी इनकी तरफ से ही आते हैं। तो इनकी तकरीबन कंप्लीट जिम्मेदारी है इस वक्त कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या होने वाला है, दुनिया की जो ग्लोबल वॉर्स हैं उनके हवाले से क्या होने वाला है। और इन G20 कंट्रीज़ ने फैसला किया है कि इनकी लीडरशिप अब जो बाइडन नहीं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग करेंगे। जी हाँ, अमेरिका को चाइना रिप्लेस कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत तेज़ी से। तो इन तमाम इश्यूज़ के हवाले से हम आपको अपडेटेड रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ फिल वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।